ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अगर मैं ध्यान से देखूं, इसके अंदर हमारे पास H की वैल्यू 0 है, मेरे पास यहाँ पर H की वैल्यू 0 है, हमारे पास यहाँ पर H की वैल्यू 0 है, और इस वजह से आपके पास M की वैल्यू भी 0 है। डाइपोल मोमेंट तो है, लेकिन सभी डाइपोल मोमेंट्स एक डायरेक्शन के अंदर नहीं। मतलब क्या हो गया बच्चे? अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब आपके पास कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ बच्चे हमारे पास बन रहा है बिटवीन M एंड H। M का मतलब बच्चे हमारे पास जो रिजल्ट आया, और H बच्चे हमारे पास जो इनपुट है, M और H। इस पॉइंट को बच्चे मैं यहां पर मान के चलता हूं पॉइंट O। अब ये बच्चे हमारे पास पॉइंट O, यानी कि आपके पास ना तो कहीं पर एक्सटर्नल फील्ड है, ना तो बच्चे एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ना तो मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, और ना ही बच्चे हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ना ही इसके अंदर डाइपोल मोमेंट्स की एक डायरेक्शन है। आपके पास नेट डाइपोल मोमेंट क्या नजर आ रहा है? बताओ शाबाश। आपको नेट डाइपोल मोमेंट क्या नजर आ रहा है? शाबाश, 0। क्योंकि सभी डाइपोल मोमेंट्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। ये पॉइंट O, यानी कि इस ग्राफ के अंदर अगर हम एक पॉइंट O को देखें तो ये पॉइंट O हमारे पास यहाँ कहीं पर, ये पॉइंट बच्चा हमारे पास O यहाँ की तरफ। फिर क्या होता है? धीरे धीरे बच्चे आप क्या करते हो, इसके अंदर आप मैग्नेटिक, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है H, इसको बढ़ाना शुरू कर देते, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बढ़नी शुरू हो जाती है, और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर इसके अंदर मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट्स एक जगह पे अलाइन हो जाते हैं। ये पॉइंट मेरे पास ए। ये ग्राफ का मतलब क्या है? इस ग्राफ का मतलब है कि आप H को बढ़ाते जा रहे हो तो अंदर डाइपोल मोमेंट्स भी अलाइन होते जा रहे हैं। मतलब अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, फोकस करना बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, फोकस करना। यहां पर हमारे पास क्या चीज आ गई बच्चे? जब आपने H को यहां पर नॉन जीरो कर दिया तो सारे के सारे जो डाइपोल मोमेंट्स है बच्चे, वो हमारे पास एक डायरेक्शन में आने शुरू हो गए। ये बच्चा हमारे पास एक डायरेक्शन में आने बच्चे हमारे पास यहाँ पर शुरू हो गए। ये देखिए बच्चे, ये ऐसे आ गए, ये सारे के सारे डाइपोल मोमेंट्स बच्चे हमारे पास एक डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर हमने H को एक डायरेक्शन में लगाया। ये बच्चा हमारे पास H यहाँ पर है, तो हमारे पास M भी क्या हो गया? नॉन जीरो। ये हमारे पास H है, ये हमारे पास नॉन जीरो है, और बच्चे पॉइंट A पे जाकर हमारे पास क्या हो गया? पॉइंट A के ऊपर जाके हमारे पास M भी क्या हो गया बच्चे? शाबाश बताओ, नॉन जीरो। और ये कांस्टेंट भी हो गया, यानी कि इसके बाहर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चा आपके पास बढ़ेगी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास यहाँ पर बढ़ेगी। और बच्चा हमारे पास है इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट्स है उनका नंबर लिमिटेड है, तो बच्चे एक पॉइंट के बाद इस सिस्टम के अंदर डाइपोल मोमेंट्स का नंबर भी फिक्स हो जाएगा। सभी डाइपोल मोमेंट्स एक डायरेक्शन में आ चुके हैं। हम बोल चुकते हैं यहाँ पर क्या हमारे पास यहाँ पर आके सेचुरेशन आ जाती है, ये सेचुरेशन आ चुकी है, सेचुरेट हो गया। इसके अगर आप आगे H को बढ़ाते हो तो आपको M की वैल्यू में कोई चेंज नजर नहीं आएगा, M की वैल्यू में कोई चेंज नजर नहीं आएगा। ये नंबर 1 है, ये नंबर हमारे पास यहाँ पर 2 है। देन क्या होता है हमारे पास? देन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज होती है, जरा फोकस करो। अब बच्चा अगर मैं H को आगे बढ़ाता हूं तो आपके पास यहाँ पर A के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, आपके पास M जो है वो वैसे का वैसा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अंदर डाइपोल मोमेंट्स का नंबर बच्चे आपके पास फिक्स है। अगर कोई पर्सन बोलता है कि इस एक कमरे के अंदर 10 पर्सन है और उन 10 पर्सन को हमने कोई वर्दी पहनानी है, कोई बच्चा आपके पास उनको ड्रेस पहनानी है, तो बच्चे जब 10 पर्सन ने वो ड्रेस पहन ली तो फिर आप बोलो मैं और ड्रेस फेंक रहा हूं, तो बच्चे आप बोलोगे यार मैं और ड्रेस किसको पहनाऊं, क्योंकि इससे ज्यादा लोग तो ड्रेस नहीं पहन सकते, तो आप बोलोगे अब ये सैचुरेट हो चुका है। आप ड्रेस फेंकते जाओगे तो कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि वो ड्रेस पे पहन चुके हैं।
यही चीज यहाँ पर भी है कि हमारे पास ए पॉइंट के बाद आप एच को जितना मर्जी बड़ा करते जाओ, जितना मर्जी बड़ा करते जाओ, आपके पास एम की वैल्यू पे कोई फर्क नजर नहीं आएगा। हमारे पास यहाँ पर एम की वैल्यू के अंदर कोई किसी किस्म का फर्क नजर नहीं आएगा। और क्यों नजर नहीं आएगा बच्चे, सोच के देखो, क्योंकि नंबर ऑफ डाइपोल्स हमारे पास यहाँ पर फिक्स है। फिर अब हम क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट, हम थर्ड पॉइंट के अंदर क्या कर देते हैं, दोबारा से एच को जीरो कर देते हैं। हम दोबारा से क्या कर देते हैं, एच को जीरो कर देते हैं। जितनी मैग्नेटिक फील्ड मैंने इंक्रीज की थी बच्चे, अब मैं उसको डिक्रीज करके दोबारा से क्या कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। थर्ड, मैं एच को यहां पर जीरो कर देता हूँ। जैसे बच्चे मैं ये पॉइंट बी की बात करूंगा, ये पॉइंट बच्चा हमारे पास बी है, और हमारे पास जैसे हम एच को जीरो कर देते हैं तो क्या एम दोबारा से जीरो हो पाएगा, तो आंसर है नहीं। यहां पर अब देखिए होगा क्या, हमारे पास नो डाउट कि डाइपोल्स अब डिसअलाइन होने लग जाएंगे, लेकिन अभी भी कई ऐसे डाइपोल्स हैं जो प्रीवियस लगी हुई मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जो अभी भी प्रीवियस लगी हुई मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जो प्रीवियस लगी हुई मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, हमारे पास प्रीवियस लगी हुई मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हम यहां पर जैसे एच को दोबारा जीरो कर देते हैं तो आपका एम जीरो होने के बजाय आपके पास ये नॉन जीरो रहता है, कम जरूर हो जाता है पर ये नॉन जीरो रहता है। और हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से अब ये ग्राफ जब लौटता है तो यहाँ पर आकर पहुंचता है, यानी इस बी पॉइंट के ऊपर आपकी एच जीरो हो चुकी है, एच जीरो हो गई, लेकिन अभी भी इसके डाइपोल्स ऐसे अलाइंड है जैसे कि इसके ऊपर अभी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, और हम इस ओबी पोर्शन को बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं हम इसको, शाबाश बोलो, रिटेंटिविटी। ये इंग्लिश के वर्ड रिटेन से आया है बच्चे, रिटेन का मतलब होल्ड करके रखना, यानी कि ओबी पोर्शन हमको बताता है कि अभी इस मटेरियल ने के अंदर मेमोरी है बच्चे। और बताओ किस चीज की मेमोरी है बच्चे, कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी, वो एकदम से जीरो नहीं होती। फिर आप क्या करते, हम फिर दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड को बच्चे यहाँ पर बढ़ाना शुरू करते, फिर हमारे पास सी पॉइंट एक ऐसा आता है जहां पर आकर अब एम आपके पास क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। सी पॉइंट हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एच की वैल्यू बताओ अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अब बताओ एच की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपके पास एच की वैल्यू नेगेटिव। अगर पहले हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट लग रही थी तो धीरे धीरे अब हम क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को उल्टी डायरेक्शन में जीरो करके बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, देखिए यहां पर अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा, पहले मेरे पास लेफ्ट टू राइट थी और अब राइट टू लेफ्ट है। एक बच्चे ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है एट पॉइंट, बच्चा हमारे पास सी की बात हो रही है या हमारे पास सी पॉइंट की बात हो रही है, जहां पर आकर सारे के सारे डाइपोल्स दोबारा से बताओ आपके पास क्या हो जाते हैं, फिर से बच्चे पहले की तरह हमारे पास क्या हो जाते हैं, आपके पास डिसअलाइन हो जाते हैं। ये देखिए ये पहले की तरह हो गया, जैसे ये चले थे, जैसे ये ओ पॉइंट के ऊपर था बच्चा हमारे पास, वैसा बच्चा अब ये सी पॉइंट पर आ गया। सी पॉइंट के ऊपर इसकी मैग्नेटिज्म सारी की सारी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। इसने जितनी मैग्नेटिज्म गेन की होती है बच्चे, सारी की सारी आपके पास क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। आपके पास ये सारी की सारी मैग्नेटिज्म दोबारा से हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाती है बच्चे, शाबाश बताओ, लूज हो जाती है, खत्म हो जाती है मैग्नेटिज्म। और हम इस पोर्शन को, इस ओसी पोर्शन को बच्चे हम क्या बोलते हैं, कोरिसिविटी। हम इस चीज को क्या बोल देते हैं बच्चे, कोरिसिविटी। और ये बच्चा हमारे पास अब यह हमारे पास क्या आ जाता है, कोरिसिविटी। दिस इज नोन एज टू बी द कोरिसिविटी। तो हमारे पास कोरिसिविटी क्या है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड की वो वैल्यू जिसके ऊपर आपने जितनी मैग्नेटिज्म को गेन किया था सब लूज कर जाती, कोरिसिविटी। कोरिसिविटी हमारे पास क्या है, वो वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन जो कि आपके अंदर प्रेजेंट सभी मैग्नेटिज्म को क्या कर देती है बच्चे, टैप कर देती है। और ये हिस्ट्रीसिस है बच्चे,
हमारे पास हिस्ट्रेसिस का मतलब बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है कि आपके पास जो एम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो एच के साथ साथ चल रहा है कि एच के पीछे पीछे चल रहा है, वो एच के पीछे पीछे चल रहा है। जब एच जीरो था तो एम बच्चे नॉन जीरो था, और जब एच नॉन जीरो हो गया तो एम जीरो हो गया। यानी कि फोर्थ पॉइंट में m 0 है ना, कहां पर बच्चे? एट पॉइंट c। हाँ, सी पे जीरो हो जाता है। सी पे बच्चा हमारे पास एम दोबारा से जीरो हो जाता है। आप इतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे आप डाटा डिलीट करते हो तो जो डाटा डिलीट करना होता है उसका मतलब यही होता है। अगर आप कोई भी मोबाइल नंबर सेव कर रहे हो, आप कंप्यूटर में कुछ भी चीज सेव कर रहे हो, उसके पीछे का रीजन बच्चा हमारे पास ये रिटेंटिविटी होता है। और कोर्सिविटी का मतलब क्या होता है? डाटा को डिलीट कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास एम एच के साथ साथ चलना तो शुरू करता है, लेकिन जब वापसी होती है तो एच आगे निकल जाता है और एम उसके पीछे पीछे आना शुरू कर देता है। और हम इसी को हिस्ट्रेसिस, हिस्ट्रेसिस का मतलब हमारे पास क्या है? लैगिंग ऑफ द लैगिंग ऑफ द एम, द लैगिंग ऑफ द एम behind h, the lagging of the m behind the h, the lagging of the m behind h, it is known as to be the hysteresis। फिर क्या होता है? फिर आपकी हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। मतलब अब आप अपने मैग्नेटिक फील्ड को कहां की तरफ को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हो? पीछे। अब ये दूसरी तरीके से यहाँ पर मैग्नेटाइज हो जाती है। फिर बच्चे आप H को जीरो कर देते हो, ये फिर रिटेंटिविटी आ जाती है। H को पॉजिटिव कर देते हो, ये फिर से बच्चे M जीरो हो जाता है। और फिर बच्चे आप H को पॉजिटिव करते हो तो ये दोबारा से यहाँ पर पहुंच जाता है। यानी कि बच्चा हमारे पास ये कर्व आपके पास किस में घूम रहा है? ये एक साइकिल बन रही है। आपके पास बताओ ए पॉइंट पर क्या हो रही है? मैग्नेटाइजेशन। आपके पास मैग्नेटाइजेशन हो रही है। कोई बच्चा बताए सी पॉइंट पर आपके पास क्या हो रही है? सी पॉइंट पर आपके पास मैग्नेटाइजेशन। और ये बच्चा आपके पास फिर डी पॉइंट आ गया। अब बताओ डी पॉइंट पर दोबारा से क्या हो रही है? मैग्नेटाइजेशन। लेकिन अब ए की मैग्नेटाइजेशन और डी की मैग्नेटाइजेशन में क्या फर्क है? मैं बताऊं क्या फर्क है? अगर बच्चा हमारे पास ए पॉइंट पर सारे डाइपोल मोमेंट्स लेफ्ट और राइट डाइपोल्स की डायरेक्शन चेंज होगी, फ्लिप कर जाते हैं। यहाँ पर डाइपोल्स की डायरेक्शन अगर ऐसे, तो यहाँ पर डाइपोल्स की डायरेक्शन यहाँ पर फ्लिप कर जाती है। और फिर बच्चा हमारे पास ये आपके पास अगेन आपके लिए ई पॉइंट आ गया। और बताओ एफ पॉइंट पर दोबारा से हमारे पास फिर से क्या होगी बच्चे? डीमैग्नेटाइजेशन। फिर से बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाती है? डीमैग्नेटाइजेशन। तो हमारे पास आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहो, किससे? डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। तो आपको पता लगेगा आपका मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है, फिर डीमैग्नेटाइज हो जाता है, फिर मैग्नेटाइज हो जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नेटाइज होने लग जाता है। तो इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्रेसिस कर्व। इसमें जो एम है वो एच के पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। आप ये भी बोल सकते हो कि व्हाट इज हिस्ट्रेसिस। तो हमारे पास हिस्ट्रेसिस किसकी साइकिल है बच्चा? हमारे पास बताओ शाबाश। हमारे पास हिस्ट्रेसिस किसकी साइकिल है? इट इज द साइकिल ऑफ, इट इज द साइकिल ऑफ, इट इज द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। इट इज साइकिल। हाँ बोल बोल शाबाश बच्चे बोल। एक मिनट, पिछला पेज शो करना, चीज पूछनी है आपसे। हाँ बोल बेटा, पूछ शाबाश। डीमैग्नेटाइजेशन कहाँ से जाती है? सी से? क्या बोल बच्चे शाबाश? सर शुरू कहाँ से होती है, बी से या सी से? फिर से बोल बच्चे, कहाँ से कौन से सर बी या सी से शुरू होती है डीमैग्नेटाइजेशन? हाँ ये पॉइंट है बच्चा हमारे पास। जो डीमैग्नेटाइजेशन है, अगर तुम बोलते हो शुरू कहाँ से होती है तो वो बी से होती है, और खत्म कहाँ पर होती है? सी पे। अब अगर कोई पर्सन बोलता है होमवर्क, जब तू होमवर्क कर रहा है तो तू कर रहा है, तू क्या बोल रहा है कि होमवर्क हो गया, डीमैग्नेटाइज कहाँ पर हो गया? सी पे हो गया। तो आप उस प्रोसेस को कंप्लीट सी पे मानोगे। तो डीमैग्नेटाइजेशन बी से शुरू होती है, लेकिन अगर आप बी पे रोक दोगे तो क्या वो डीमैग्नेटाइज माना जाएगा? नहीं ना बच्चे। डीमैग्नेटाइजेशन आपके पास मतलब हर एक डाइपोल डिसअलाइन हो जाए, वो सी पे होगा।
शुरुआत बी पे होगी, लेकिन आपके पास मानी खत्म कहाँ पर कंप्लीट जाएगी बच्चे? सी के ऊपर, वहां पर ये डीमैग्नेटाइज होता है। सर फिर मतलब ओ से ए के बीच में मैग्नेटाइजेशन है कि? देखो ओ से ए मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। देखो आप वर्ड को समझो, प्रोसेस हो रहा है। जैसे बच्चे कोई पर्सन बोल रहा है कि यार प्रज्वल नहा रहा है, तो प्रोसेस चल रहा है। जब तू नहा के आ गया तो बोल मैं नहा के आ गया, तो नहा के आ गया। अब तो बच्चे साबुन लगा के बाहर आ जा, बोलो मैं नहा के आ गया, बोले नहीं 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 साबुन निकाल कर। ओ पॉइंट से मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी? ए पे ना। नहाने के प्रोसेस को कब कंप्लीट माना जाएगा? जब तू बाथरूम से बाहर आएगा। वही चीज है, खाना खा रहा है, खाना खा लिया तो मैग्नेटाइजेशन हो गई, मैग्नेटाइजेशन हो रही है। हमको हो रही है से कोई मतलब नहीं है, हो गई से मतलब है बच्चे, ठीक है? तो प्रोसेस ओ से। और फिर डीमैग्नेटाइजेशन ए से नहीं शुरू होगी फिर, नहीं, जब बी कैसे पे ए जा से रहे हैं? शुरू हो जाएगी बच्चे हमारे पास? कैसे ए से शुरू हो जाएगी? ए से बी कैसे? पे जा रहे हैं। नहीं बच्चे, क्योंकि आप अगर इस रास्ते को बी के बाद बच्चे आपका ड्रॉप आता है बच्चे हमारे पास, बी के बाद बच्चे ड्रॉप आता है हमारे पास, ठीक है? बी के बाद ड्रॉप आता है हमारे पास, ठीक है? और कंप्लीट कहां पर हो जाती है हमारे पास? सी पे खत्म हो जाती है, ठीक है? ठीक है सर। चलो, अब मतलब बच्चा हमारे लिए यहाँ पर जाएगा। 2 पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो कौन कौन से? एक हमारे पास आ गया रिटेंटिविटी, और दूसरा बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? कोरिसिविटी। तो हमारे पास रिटेंटिविटी क्या है बच्चे? इट इज द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी ये बच्चा हमारे पास रेजिडुअल यानी कि बची हुई, इट इज द रेजिडुअल मैग्नेटिक या मैग्नेटिक फील्ड। इट इज द रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड inside the magnetic substance, inside the magnetic substance when external field is removed, when external field is removed, when the external field is removed, जब हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड आपके पास क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। जब हमारे पास यहां पर एक्सटर्नल फील्ड रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट वन, कोरेसिविटी। आपके पास कोरेसिविटी, कोरेसिविटी, कोरेसिविटी बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है? वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू ऑफ द रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू ऑफ द रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड वेयर, जहां पर बच्चा हमारे पास द वेयर द, जहां पर बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है? वेयर द आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, the intensity of the magnetization, the intensity of the magnetization, intensity of the magnetization vanishes। जहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है? वैनिश हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर हिस्ट्रेसिस क्या बच्चे? साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। रिटेंटिविटी जो बच गई, कोरिसिविटी, आपको वो एक्सटर्नल फील्ड बच्चा हमारे पास चाहिए, वो बच्चा हमारे पास जो कि मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर सके। नेक्स्ट वन आपके पास आ जाता है हिस्ट्रेसिस लॉस। हिस्ट्रेसिस लॉस जो एरिया बच्चा हमारे पास, अगर ये मेरे पास यहाँ पर कर्व बनता है, इस कर्व का बच्चा हमारे पास जो एरिया होता है, इस एरिया को आप क्या बोल देते हो बच्चे? इस एरिया को आप क्या बोल देते हो? हिस्ट्रेसिस लॉस। क्योंकि आप एक मटेरियल को लगातार मैग्नेटाइज कर रहे हो और डीमैग्नेटाइज कर रहे हो, मैग्नेटाइज कर रहे हो और डीमैग्नेटाइज करते हो, तो ये हीट अप हो जाता है। और हमारे पास ये एरिया जितना बड़ा होगा, ये एरिया हमारे पास जो होगा, या आपको बताएगा एरिया इज इक्विवेलेंट टू द लॉस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, इज इक्विवेलेंट to the loss of magnetization and demagnetization, the magnetization and बच्चा हमारे पास यहाँ पर demagnetization, magnetization and demagnetization, ये बच्चा हमारे पास इस लॉस को लेकर। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चे? हिस्ट्रेसिस लॉस। ओके, नेक्स्ट वन। अब इसका करें क्या? चलो लॉस का पता लग गया।
इस इन सभी इंफॉर्मेशन से मुझे कुछ एक चीजों के बारे में पता लगता है। क्या? फोकस करें। सिलेक्शन फॉर द मटेरियल। सिलेक्शन फॉर द मटेरियल। हम किसी मटेरियल की सिलेक्शन के लिए इस ग्राफ को यूज करते हैं। मतलब मेरे पास यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन और स्टील का बच्चे ग्राफ बनाया गया है, हिस्टेरेसिस लॉस। सॉफ्ट आयरन और हमारे पास स्टील के लिए ग्राफ बनाया गया। जरा चेक करते हैं। यह हमारे पास यहाँ पर ग्राफ बन रहा है बच्चे, आपके पास सॉफ्ट आयरन का। यह बच्चा हमारे पास सॉफ्ट आयरन का ग्राफ बन गया। ये सॉफ्ट आयरन का ग्राफ। और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर ग्राफ बन गया किसका बच्चे? स्टील का। जो स्टील का ग्राफ है बच्चे वो हमारे पास इस तरीके से बन गया। ये बच्चा हमारे पास स्टील का ग्राफ ऐसे बन गया। सो ये हमारे पास यहाँ पर स्टील का ग्राफ है और ये मेरे पास सॉफ्ट आयरन का ग्राफ है। ये M आ गया और ये H आ गया। जी शाबाश, बताएं यहाँ पे रिटेंटिविटी किसकी ज्यादा? बताओ शाबाश। रिटेंटिविटी किसकी ज्यादा? बताओ शाबाश। आपके पास रिटेंटिविटी आयरन की जो है इट इज ग्रेटर देन क्या है बच्चे? स्टील। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये देखो, यह आयरन के हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई बच्चे? यह आयरन के हमारे पास यहाँ पे रिटेंटिविटी आ गई और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे स्टील की रिटेंटिविटी आ गई। समझो। और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? आपके पास कोरिसिविटी। कोरिसिविटी किसकी ज्यादा है? स्टील की ज्यादा है। स्टील इज ग्रेटर देन आयरन। अब यहाँ पर बच्चे हमको ये बात समझना है, हमारे पास यहाँ पर आपके पास और एक और बात है बच्चे, आपके पास यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं जो हिस्टेरेसिस लॉस है, जो हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉस है बच्चे, किसका बच्चे? हमारे पास आयरन का। वो थोड़ा कम है। ये बच्चे आयरन का कम है बच्चे। आप आयरन का कम है आपके पास। वो थोड़ा सा क्योंकि हाथ से जो है ना डायग्राम है ना, वही बोला स्टील का ज्यादा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम ठीक है, ओके ओके यार, ठीक है। स्टील इज ग्रेटर देन आपके पास आयरन। अब ध्यान से समझ, फोकस करो। हम बच्चे इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बनाएंगे? हम इसमें से परमानेंट मैग्नेट किसको बनाएंगे? और हम इसमें से ट्रांसफॉर्मर जो आपके घरों के आसपास लगाते हैं, उस ट्रांसफॉर्मर का कोर हम किसको बनाएंगे? उस ट्रांसफॉर्मर का कोर हम किसको बनाएंगे बच्चे? हम उस ट्रांसफॉर्मर का कोर बच्चे हम यहाँ पर किसको बनाएंगे बच्चे? ये हमको समझना। इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट और लास्ट है बच्चा हमारे पास ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बच्चे इसमें से किसको बनाएंगे? जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा, जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा, यानी कि बच्चे हम आयरन को बनाएंगे। और यहाँ पर बच्चे कोरिसिविटी जिसकी ज्यादा बच्चे वो परमानेंट मैग्नेट बनेगा। अब बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्ट करता है, नहीं सर, रिटेंटिविटी का मतलब मैग्नेटिज्म को अपने अंदर रखना। मैग्नेट आपने कितने चैप्टर याद किए मैटर थोड़ी ना करता है, आप वो चैप्टर कितनी जल्दी भूल जाते हो ये मैटर करता है। स्टील की रिटेंटिविटी कम है नो डाउट, लेकिन कोरिसिविटी ज्यादा है ना बच्चे। यानी कि एडवर्स कंडीशंस के अंदर जब आप रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो स्टील अपनी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर पाएगा? रिटेन कर पाएगा, लेकिन आयरन उसको बड़ी जल्दी भूल जाएगा। इस वजह से परमानेंट मैग्नेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कोरिसिविटी। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, टेम्परेरी मैग्नेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे? हमारे पास रिटेंटिविटी, ट्रांसफॉर्मर को। अगर हम बात करें यहां पर ट्रांसफॉर्मर कोर की, अगर हम बात करें यहां पर किसकी बच्चे? ट्रांसफॉर्मर कोर की। अगर हम यहां पर बात करते हैं बच्चे ट्रांसफॉर्मर कोर की, तो इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन आ जाती है जरा समझते हैं। अगर हम ट्रांसफॉर्मर कोर की अगर हम बात करें तो जिसका एरिया कम हो उसके लॉसेस कम होंगे, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मर लॉस बढ़ाने के लिए थोड़ी ना करोगे, कम करने के लिए। तो इसके लिए आप किसको यूज करोगे बच्चे? आयरन को यूज करोगे। आपके पास बस एक ही पर्पज है बच्चे,
और वो पर्पस बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये है कि हम हिस्ट्रेसिस, हाँ सक्षम बोल बच्चे, शाबाश बोल सक्षम। ट्रांसफार्मर कोर क्या है? ट्रांसफार्मर कोर यानी कि बच्चे अगले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है उसका सेंट्रल पार्ट होता है, और वो सेंट्रल पार्ट बच्चे एक मैग्नेटिक मटेरियल का बना होना चाहिए। ये बच्चे हमारे पास ये वाला, ये जिसके ऊपर वायर को लपेटा जा रहा है, ये बच्चे मैग्नेटिक मटेरियल का बना होना चाहिए। और ये हम आयरन का इसलिए बनाते हैं बच्चे ताकि उसके हिस्ट्रेसिस लॉसेस कम हो, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ऑल्टरनेटिंग करंट चलता है। ऑल्टरनेटिंग करंट बच्चे इस आयरन कोर को एक बार मैग्नेटाइज करेगा तो दूसरी बारी क्या करेगा, डीमैग्नेटाइज। एक बार मैग्नेटाइज करेगा तो दूसरी बारी क्या करेगा, डीमैग्नेटाइज। तो क्योंकि ये मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करता है, और इसी कारण से, इसी वजह से बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बच्चे इसका कोर बहुत छोटे एरिया का होना चाहिए, जिसका हिस्ट्रेसिस लॉस बहुत कम है। अगले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो हम फिलहाल इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ट्रांसफार्मर कोर का मतलब सेंट्रल पार्ट वो आयरन का होना चाहिए, क्योंकि उसके हिस्ट्रेसिस जी। अगर बच्चा आपने यहाँ पर कुछ चीज पूछनी है तो अब आप पूछ सकते हो, शाबाश। सर ये रिटेंटिविटी और कोरिसिविटी का फिर से बता दीजिए। क्या बेटा? रिटेंटिविटी और कोरिसिविटी का बता दीजिए। रिटेंटिविटी बच्चा हमारे पास आ गया कि सपोज तेरे स्कूल के अंदर एक एग्जाम है और तू ये बोलता है कि मैं 10 चैप्टर पढ़ के चला गया, मैं 10 चैप्टर यहाँ से पढ़ के चला गया, ये रिटेंटिविटी है, मुझे याद है सर। लेकिन जैसे ही तू स्कूल में पहुंचा तेरे को तेरा एक दोस्त मिल गया और वो दोस्त बहुत बातें करता है और तू उसके साथ बातों में लग गया और एग्जाम से तेरा ध्यान हट गया। और जब एग्जाम से तेरा ध्यान हटा बच्चे तो तू बोला कि 10 चैप्टर तो मैं याद करके आया था, पर मैं 2 चैप्टर भूल गया उससे बातें करके, और अब 8 चैप्टर याद कर पाया। यानी कि तू 2 चैप्टर भूल गया और 8 तुझे याद हो गए। कोरिसिविटी, उस दोस्त ने तेरे ऊपर कोई रिवर्स प्रोसेस किया स्टडीज को लेके कि तू वो चैप्टर्स भूल गया। रिटेंटिविटी कि एक का आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो बच्चे हमारे पास, तो उसके अंदर क्या हो रहा है बच्चे, मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा है। और वो मैग्नेटिज्म तब भी है जब आप उस मैग्नेट को सामने से हटा रहे हो। मेरे पास यहाँ पर एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के सेंट्रल पार्ट के ऊपर, इस सोलेनॉइड के सेंट्रल पार्ट के ऊपर मैं किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को रख देता हूँ, ऐसे रख दिया। अब क्या हुआ, करंट चलना स्टार्ट हुआ, करंट चलना स्टार्ट हुआ। इस करंट के अंदर बच्चा हमारे पास ये चला, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, और थोड़ी देर के बाद बच्चा हमारे पास ये मैग्नेटाइज हो गया। अब आपने इसको सोलेनॉइड से बाहर निकाल दिया तो सोर्स इसके पास रहा कि दूर हो गया बच्चे, बताओ जरा मुझे। आप इसको अगर बाहर निकाल देते हो तो जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके पास लगा रहा कि इससे दूर हो गया बच्चे, शाबाश बताओ बच्चे। दूर हो गया सर। अब जैसे बच्चे आप इसको बाहर निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर अभी इसमें अपनी मैग्नेटिज्म डेवलप हो चुकी है, अब अपनी मैग्नेटिज्म डेवलप हो चुकी है, लेकिन आप सोर्स को हटा चुके हो। तो आप बोलोगे भैया इसके अंदर क्या डेवलप हो चुके हैं बच्चे, बताओ। रिटेंटिविटी। मेरी बात को समझ पा रहे हो, इसमें क्या डेवलप हो चुकी है, रिटेंटिविटी। अब बच्चे हम क्या करते हैं, ये रिटेंटिविटी ये मैग्नेटाइज हो गया, बहुत परफेक्ट तरीके से मैग्नेटाइज हो गया, जबकि सोलेनॉइड को आपने रिमूव कर दिया, आपने इसको रिमूव कर दिया, फिर भी यह अभी तक इसमें मैग्नेटिज्म रिटेन्ड है, बाहर निकाल लिया आपने, ये मैग्नेट बन चुका। अब नेक्स्ट क्या हुआ, अब मैं इस मैग्नेट जो बन चुका है इसको फिर दोबारा एक दूसरी सोलेनॉइड के अंदर डालता हूँ, लेकिन अब उस सोलेनॉइड के अंदर करंट उल्टा चल रहा है। पहले देखो करंट यहाँ से बाहर जा रहा था, अब करंट अंदर जा रहा है। सर आप कोई टॉपिक समझा करा रहे हो कि किसी को समझा रहे हो? ये शायद से प्रज्वल पूछना चाह रहा है, रिटेंटिविटी और कोरिसिविटी। ओके सर। ठीक है, सर अब क्लियर हो करंट गया को सर। आपने उल्टा चला दिया। करंट आपने 1 एम्पेयर का किया, 2 एम्पेयर का किया, 3 एम्पेयर का किया, 4 एम्पेयर का किया, 5 एम्पेयर का किया, एंड सो ऑन करते गए। अब बच्चे कोरिसिविटी का मतलब है बच्चे इस सोलेनॉइड के अंदर किया वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर इसको दोबारा से वैसा बना दे
जैसा कि ओरिजिनली ये एक आयरन का आपके पास पीस है। नॉर्मल जब आप इसको देखो करंट चलाओ तो ये दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड से बच्चा आपके पास डीमैग्नेटाइज होकर क्या बन जाए बच्चे, आयरन पीस बन जाए। ये दोबारा से हमारे पास क्या बन जाए, आयरन पीस बन जाए, इसकी सारी मैग्नेटिज्म गायब हो जाए। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या बोल देते हो, शाबाश बोलो, कोरिसिविटी। कोरिसिविटी आपके पास वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर रिटेंटिविटी जो आपने रिटेन किया होता है उसको गायब कर देती है। कोरिसिविटी जितनी ज्यादा होगी परमानेंट मैग्नेट उतना बढ़िया बनेगा, क्योंकि वो रिटेंटिविटी की रक्षा करेगा। और बच्चा हमारे पास जितनी छोटी कोरिसिविटी होगी तो मतलब भाई साहब आपने थोड़ी सी बाहर से फील्ड लगाई, एकदम सब वो जो आपके पास नवाजुद्दीन सिद्दीकी ना मौत को टच करके एकदम वापस आने वाला वो काम हो जाएगा, यानी कि मतलब कि टक करके वापस आने का, यानी कि सारी मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी। तो ये कोरेसिविटी है और ये रिफ्लेक्टिविटी है, बस इतनी सी तो चीज है बच्चे हमारे पास। जी पूछो कुछ, शाबाश बोलो, पूछो बच्चे, बोलो बच्चे। क्लियर है सर। चलो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर जरा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो फटाफट क्वेश्चन करके काम खत्म करते। क्या है क्वेश्चन बच्चे हमारे पास, वी हैव द क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, वी हैव, हमारे पास यहाँ पर क्या है, वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर कितने के बराबर है, 1600 एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर मीटर इनवर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस, ये बच्चा हमारे पास प्रोड्यूस कर देती है बच्चे, इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक इंडक्शन, इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ बच्चे हमारे पास 1.2 टेस्ला, कैलकुलेट परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, calculate the permeability of the material, calculate the permeability of क्या है बच्चा हमारे पास, शाबाश बता दो, material, calculate the permeability of the material। मुझे यहाँ पर मटेरियल की क्या बता देनी है बच्चा, आपको परमेबिलिटी बता देनी। स्टार्ट करते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच हो जाता है। बी बच्चा हमारे पास है 1.2 और ये बच्चा हमारे पास नीचे 1600। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चे तो आपके पास 12/16 इंटू 10 की पावर -3, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 पॉइंट आपके पास 120, तो 16/7 आपके पास कितना आ जाएगा, 2 और 4 तो 112, तो चला जाएगा, ये 7 आ जाएगा बच्चा हमारे पास, 112 तो कितना बच जाएगा 8, तो 16/5 आपके पास कितना होता है 80, तो हमारे पास 7.5 इंटू 10 की पावर -2, और बच्चा हमारे पास इसकी यूनिट होती है न्यूटन एम्पेयर -2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई बहुत मुश्किल चीज थोड़ी ना यार, बहुत आसान चीज है ये, हमारे पास बहुत आसान चीज है, ये बहुत आसान चीज है। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया, आपके पास यहाँ पर मुझे मटेरियल बताने कौन कौन से, ये मटेरियल 1 आ गया, ये मटेरियल 2 आ गया और ये मटेरियल 3 आ गया, इसमें से कौन सा मटेरियल किसका है ये मुझे बताना, बताओ ये कौन सा मटेरियल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पैरा डाया फेरो, कौन सा बच्चा हमारे पास, पैरा डाया फेरो, कौन सा बच्चा हमारे पास, क्या लगता है बच्चे, एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से एंटर नहीं कर पा रही, बताओ क्या है, डायमैग्नेटिक। बिल्कुल यार, अरे बच्चों वाला क्वेश्चन यार, बच्चों वाला चैप्टर है ये, हमारे पास आ गया डाया, फिर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से बच्चों वाला चैप्टर है, बिल्कुल बच्चों वाला, टीचर प्रेफर नहीं करता है। आज भी अगर मैं किसी बच्चे से बात करता हूँ, अरे बेटा कोई पुराना स्टूडेंट हो, बेटा मैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म करा रहा हूँ, बच्चा बोलता है सर क्यों बच्चों की जान ले रहे हो,
मैं बोलता बेटा आप क्या करें, अगर नहीं करवाएंगे तो बच्चे को लगेगा कि सर पता नहीं क्यों नहीं करवा रहे, पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, फेरो आ जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये हमारे पास अब नेक्स्ट आ गया बच्चे, ये हमारे पास है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरा आ जाएगा। और पैरा क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसमें से बहुत कम हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होती है। यहाँ पर हमारे पास बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से हमारे पास क्रॉस हो जाती है। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है जो कि हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज। क्वेश्चन आएगा, 2 मिनट में आंसर दे देते हैं बच्चों। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड है ना बाहर। बिल्कुल जी बिल्कुल बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। नेक्स्ट हमारे पास फिर एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या, मेरे पास यहां पर बच्चे एक मैग्नेट, तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। मेरे पास यहां पर बच्चे एक मैग्नेट आ गया, पहले एक सर्कल बना लेता हूं मैं ऐसे करके, और इसके सेंटर पे बच्चे मैंने रख दिया एक मैग्नेट। चलो जी, मैंने मैग्नेट को रख दिया ऐसे, प्लेस कर दिया ऐसे, ठीक। ये मैग्नेट मैंने यहाँ पे रख दिया और ये इसका साउथ आ गया और ये बच्चे हमारे पास आ गए नॉर्थ। ओके, अब ध्यान से देखना बच्चे, टीचर क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे कैसे बच्चे हमको यहाँ पर जवाब देना है। ओके, अब मेरे पास अपने कुछ छोटे छोटे कंपास है जो मैंने यहाँ पे रखे हैं। जैसे कि बच्चे मैंने यहाँ पर बच्चे कंपास को ऐसे रख दिया, फिर बच्चे मैंने एक कंपास को यहाँ पर ऐसे रख दिया, देखते चलना बच्चे। फिर बच्चे हमने एक कंपास को यहाँ पर ऐसे रख दिया, फिर एक कंपास को बच्चे मैंने यहाँ पर, हो उल्टा क्यों जा रहा भाई, एक कंपास को बच्चे मैंने यहाँ पे रख दिया ऐसे करके। ये सारे कंपास हैं बच्चे हमारे पास, और भी रख सकते हो। जैसे अगर आप रखना चाहो तो एक को बच्चे आप इस डायरेक्शन में रख सकते हो, डिपेंड करता है बच्चे। समझ में आना होगा तो एक से भी समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आना होगा तो बच्चे हमें किसी से भी समझ में नहीं आएगा। ये मैग्नेट है और ये दूसरे के कंपास है, और ये कंपास की क्या बच्चे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ये M1 आ गई बच्चे, ये मेरे पास M2 आ गई, ये मेरे पास M3 आ गई, और ये बच्चे हमारे पास क्या आ गई, M4 आ गई। मेरी बात को समझ पा रहे? सबसे पहले ये हमारे पास साउथ से नॉर्थ है, तो इसका अपना खुद का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ की तरफ हो जाएगा, शाबाश बता। ये बच्चा हमारे पास इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ, M यहाँ। ये बच्चा हमारे पास नीचे की तरफ हो जाएगा। अब बताओ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन बच्चे, अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, अगर हम ध्यान से देखें, टीचर मुझे बोलता है आप बताओ कि ये वाला M1 जो कि इस मैग्नेट के प्रेजेंस में रखा हो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, क्या लगता है बच्चे? सक्षम बोल बच्चे। सर मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ कि क्वेश्चन में करना क्या है। ये सिंपल सा बच्चा, हमारे पास ये मेरे पास एक मैग्नेट एक सर्कल के सेंटर पे रखा हुआ, और मेरे पास यहाँ पर 4 कंपास है। कंपास नंबर 1, कंपास नंबर 1 जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ को है M1। ये आपके पास मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करता है बच्चे बताओ, मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करता है, फील्ड, मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का साउथ और नॉर्थ है। ये कंपास रखा है, ये कंपास को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ बच्चे, तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, क्या होगी बच्चे बताओ, शाबाश बेटा, क्या होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, मैं बताता हूँ। ओके, पॉजिटिव। ये कंपास बच्चा हमारे पास कहाँ पे रखा हुआ है, ये कंपास बच्चा हमारे पास इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे रखा हुआ है। इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर बच्चा हमारे पास इस मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास B के बराबर है। अब फोकस करना, दोनों के बीच का एंगल हमारे पास कितने के बराबर है, शाबाश बताओ, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, MB इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हुई कि नेगेटिव हुई, तो आंसर है बच्चे नेगेटिव। इसके पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एम बी लेंगे कि M1 भी? क्या बेटा,
एम बी लेंगे कि M1 भी? बेटा मैं तो जनरल फॉर्मूला बताऊंगा ना बच्चे आप, ओके सर। तो जनरल फॉर्मूला बाद में आप वैल्यू डालते रहना। और वैसे भी वैल्यूज का कोई रोल नहीं है इसके अंदर से, वो तो आइडेंटिफाई करने के लिए M1 M2 M3 M4 ले रहा हूँ, लेकिन रियलिटी के अंदर वो एक ही कंपास को इन 4-5 पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर बच्चे अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो बताओ आप इसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोलोगे, स्टेबल की अनस्टेबल? तो आंसर है स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, अब ऊपर आ जाओ। अब M2 के लिए बताओ बच्चे हमारे पास क्या M2, अब बताओ कौन सी पोजीशन पे है इसके, इस मैग्नेट की कौन सी पोजीशन पे है? और एक्सियल पे अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपकी बेकार है, समझ लेना। जो बच्चा बोलता है कि सर ये आप पता नहीं एक्सियल इक्वेटोरियल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म है उस बच्चे को। ये हमारे पास एक्सियल है और हमारे पास ये नीचे की तरफ को आ गया, ये आपके पास आ गए नीचे। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में हो जाता है, 0 हो जाएगा। कितना एंगल आ गया इनके बीच का एंगल? 90। बताओ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास किसके बराबर है? 0। आप इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आ जाओ। अब बताओ M3 के लिए क्या हो जाएगा, शाबाश बताओ। M3 के लिए ये बच्चा हमारे पास अगेन आपके पास इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ पर आ जाएगी B। अब बताओ बच्चे ये B हमारे पास है तो ये एंगल कितने के बराबर है? 90। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर 0 आ जाएगी। अब जो फोर्थ कंपास है वो बच्चा हमारे पास इसके एक्सियल पॉइंट पर, और एक्सियल की मैग्नेटिक फील्ड भी जो होती है उसी पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास उसी पॉइंट पर होती है, और ये बच्चा हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी? -mb cos ऑफ 0 डिग्री। तो ये अब बच्चे क्या रह गया, अब आपके पास, अब मैंने क्या बोला, अब नेक्स्ट अगर कोई समझ में आना होगा तो आ जाएगा। अब आपको सिर्फ एक्सियल और इक्वेटोरियल का पॉइंट समझ में आना चाहिए। और जैसे बच्चे यहाँ पर स्टेबल है तो अनस्टेबल भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी या डाइपोल मोमेंट की। तो ये बच्चे U = -mb cos of 0 डिग्री, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, हमारे पास बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं बच्चा हम नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके, सो इसका मतलब बच्चे अगर पोटेंशियल एनर्जी मान लिया जाए, अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर दो मैग्नेट्स को रख दिया, फोकस करना, ये साउथ और ये नॉर्थ, और ये बच्चा हमारे पास ये साउथ और नॉर्थ है, दोनों शॉर्ट डाइपोल, साउथ और नॉर्थ। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया M1, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ गया, आपके पास M2 आ जाएगा। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर है बच्चा, आपके पास बताओ? ये बच्चा हमारे पास R के बराबर है, ये बच्चा हमारे पास R के बराबर है। ओके, चलें आगे की तरफ बच्चे। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर R के बराबर आ गया, और ये पोटेंशियल एनर्जी निकाली। अब बताओ बच्चे, फोकस करें। इस मैग्नेट की वजह से ये वाला मैग्नेट कौन से पॉइंट पर बैठा हुआ बच्चे बताओ जरा? एक्सियल पर। और इसकी वजह से बच्चा अब यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये B आपके पास क्या आ जाएगी बच्चा, हमारे पास एक्सियल आ जाएगी। ये B बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चा, आपके पास एक्सियल आ जाएगी। दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है? 0 डिग्री। तो कोई बता सकता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? माइनस अप टू M2 लिख बच्चे, -m2, और मैग्नेटिक फील्ड इसकी तो μ0 × 2m1 अपॉन 4π × r³, ये आ जाएगा। और मुझे एक बात बताओ, फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? -du/dr। अब आपको दो मैग्नेटिक डाइपोल्स के बीच की फोर्स के बारे में पता लगेगा, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 नेगेटिव आएंगे। पता लग रहा है 3 नेगेटिव क्यों आएंगे? एक नेगेटिव इसका, एक नेगेटिव इसका, और एक नेगेटिव डिफरेंशिएशन, -6m1m2 μ0 मैं भूल गया,
ये म्यू नॉट पहले लिख देते हैं अपॉन बच्चे हमारे पास 4 पाई इंटू आर की पावर। अब देखो, अब बेटा यहाँ पर ये ओपन एंड एंड है, मतलब कि अब अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं क्वेश्चन मैं रट के चला जाऊं, नहीं रट सकते बच्चे, अब आपके दिमाग की गेम है बेटा। ये तो मैंने एक कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर ये उल्टा होता, ये मैग्नेट को अगर मैं रिवर्स कर देता, फिर क्या आंसर आना था बताओ? यहाँ पर नेगेटिव की जगह क्या आना था? पॉजिटिव। सर फिर पॉजिटिव में सेम वैल्यू आ जाती। अब आपको सोचना, अब आपको सोचना है कि यहाँ पर मेरे पास टीचर ने एक मैग्नेट ऐसे रख दिया, और ये मैग्नेट है मेरे पास साउथ और नॉर्थ, और दूसरा मैग्नेट मैंने यहाँ पे रख दिया, और ये बच्चा अब मेरे पास आ गया साउथ और बच्चे हमारे पास नॉर्थ। इन दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी हमारे पास किसके बराबर है? आपके पास आर के बराबर। और ये बच्चा हमारे पास नीचे की तरफ को क्या आ गया बच्चा? हमारे पास M1। ये अब मेरे पास यहाँ पर आ गया M2। ठीक है, अब बच्चे हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। अब कैसे निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी बच्चे? अब आप देख लीजिए, ये डाइपोल ऐसे है, तो इसकी वजह से बच्चे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इक्वेटोरियल वाली, तो यहाँ चली जाएगी। दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है? 90 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चे, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे? 0 हो जाएगी। ये अब सर सोचने वाली बात पिछली स्क्रीन शो कर सकते हो? ठीक है सर। और अगर बच्चे ये देखो पोटेंशियल एनर्जी 0। अब बच्चे, अब मैं आपको फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता रहा हूँ। ये बच्चा हमारे पास आ गया साउथ और नॉर्थ, फोकस करना, और ये बच्चे सामने मैंने एक और मैग्नेट रख दिया, और ये मैग्नेट है साउथ और नॉर्थ का एक। ये आपके पास नीचे की तरफ को आ गया M1। ये हमारे पास यहाँ पर नीचे की तरफ को क्या आ गया बच्चे? हमारे पास M1। और ये बच्चा हमारे पास अब इसका M2 आपके पास आ गया नीचे की तरफ। ये M2 बच्चा हमारे पास यहाँ पर कहाँ पर आ गया? नीचे। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर है? R के बराबर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R के बराबर। अब बच्चे मुझे राजे यहाँ पर बतानी है इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। चलो जी बताओ। इस मैग्नेट की वजह से ये मैग्नेट इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो आपके पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर आ जाएगी? ऊपर। अब बताओ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इक्वेटोरियल वाली है, और इसके साथ एंगल कितने का है? 180। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ M2 मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M1 अपॉन RQ इंटू कॉस ऑफ 180। कॉस 180 कितना होता है? माइनस। U इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन RQ। फोर्स निकालनी है, माइनस ऑफ DU अपॉन DR। जल्दी बता दो क्या आंसर आ जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड M1 M2 अपॉन R की पावर। यानी कि दो मैग्नेटिक डाइपोल्स के बीच की जो फोर्स है वो R की कौन सी पावर पे डिपेंड करती है बच्चे? शाबाश बताओ, R की कौन सी पावर पे? 4 पे डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये बड़े आसान क्वेश्चन है बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे हम अपनी क्लासिकल मैग्नेटिज्म को फिनिश करते हैं। कल हम क्वेश्चंस देखेंगे, या सोलेनॉइड और टॉरॉइड को खत्म करो बच्चे, डाउट्स लीजिए, क्वेश्चंस करेंगे कल हम। अगर मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ क्वेश्चन से बच्चे, देन बच्चे मैं प्रोसीड करूंगा आगे की तरफ बच्चे। देन बच्चे मैं नेक्स्ट चैप्टर 6 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपके फर्स्ट टर्म के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट तक आना है। और बच्चे अब हमारे पास 2 चैप्टर रह गए आपके फर्स्ट टर्म के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट। तो बेटा लेकिन मुझे मैग्नेटिज्म तक एक कॉन्फिडेंस चाहिए, चाहे बच्चे उसमें एक दिन लगे कि नहीं यार ये मेरे को बच्चा, हालांकि बच्चे याद कर, बता घबराहट पता है किस बात की? याद करने से, कि आप पता नहीं आप इसको छोड़ ना दो, क्योंकि कहीं याद करने के चक्कर में अरे सर बाद में कर लेंगे। तो अगर मैं उसमें, मेरे को लगता है कि कल हम उसको खत्म अगर कर देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो कल हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जल्दी से जल्दी सर ये बोलो लोग। सर एक मिनट स्क्रीन जी दिखा। सर। बेटा अभी सर screen- मेरे को हाँ बोलो बोलो। सर मेरे को पुराने लेक्चर्स की वीडियोस चाहिए थी सर।
मैं बच्चे देखता हूँ वीडियोस का है तो पंगा, ये बच्चे तो मुझे पीटने के लिए दौड़ रहे हैं सारे के सारे, तुझे नहीं पता ना। मेरे नाम की सुपारी भी ये दे चुके हैं 3 से 4। ये तभी तो ललित सर को गोलियां चलवाना सिखा रहे थे वहां पर मानस वगैरह सर कि कैंपर भी भेज देना। अब बेटा मैं देखता हूँ बच्चे, मैं देखता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके बनाकर, और बेटा मैं तेरे को लोकेश, मैं भी तेरे को कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चे। ओके सर। चल ओके। मृणाल, 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 मृणाल ने अब जवाब नहीं देना, चलो मैं इससे बाद में बात करूंगा।